Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. Welcome to your favorite physics channel, College Physics. Here you'll find work solutions to past papers by experienced teachers and A-star students. So please subscribe to our channel and forward it to other fellow Cambridge learners. Thank you. Okay, so the paper that we're starting off with today, it's P4, variant 41. It's from May June 2019. आपको पता है P4 आपका theory का paper होता है. Okay, so let's start. Number 1. A rocket is stationary on the launch pad. At time 0, the rocket engines are switched on and the exhaust gases are ejected from the nozzles and engines. The rocket accelerates upwards. Figure 1.1 shows how the acceleration of the rocket varies between time is equals to 0 and time is equals to TF. Okay, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? हमें acceleration versus time का ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है, एक मिनट. सही. अब जो हमारा ग्रेडियंट होता है, सही, जो हमारा ग्रेडियंट होगा वो होगा एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, डिफरेंस इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम. और जो हमारा एरिया अंडर द ग्रेडियंट होगा ना, वो होगा एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम. अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम तो हमारे पास ऑब्वियसली वेलोसिटी होगा. ये क्यों होगा? बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो यहाँ आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो बेसिकली वो W आ गया. तो ये हमारा एरिया अंडर द ग्राफ है. मैं लिख देती हूँ. ठीक है, और ये हमारा बेसिकली ग्रेडियंट है. ग्रेडियंट हमें क्या बता रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, बेसिकली कि एक्सेलरेशन किस तरीके से चेंज कर. पहले तो हम यहाँ पर आते हैं, लिखा हुआ है डिफाइन एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ, हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या लिख सकते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या तो आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या तो आप भी लिख सकते हो चेंज. रेट ऑफ में आपके पास टाइम आ जाता है क्योंकि टाइम में आप रेट बता रहे हो. तो ठीक है, इस बार डायरेक्टली टाइम के बारे में लिख सकते हो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. अगर आपने फॉर्मूला लिखना है तो कैसा लिखेंगे? v माइनस यू अपॉन टी. v क्या है हमारे पास? फाइनल एक्सेलरेशन. u है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी. On figure 1.2, sketch a graph to show the speed of the rocket varies between time 2 and time f. अब हमें स्पीड बतानी है. ठीक है, स्पीड हमने देखनी है यहाँ पर कि एक्सेलरेशन से हम स्पीड निकालेंगे. एक्सेलरेशन जब होती है मतलब कि स्पीड चेंज हो रही है. जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन इंक्रीज़ कर रही है कॉन्स्टेंटली, मतलब स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है. समझ आ रहा है आपको? स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है. फिर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया. समझ आ रहा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया मतलब कि आपके पास जो आपकी स्पीड है वो इंक्रीज़ कर रही है, बट इस तरीके से नहीं इंक्रीज़ कर रही कि एक्सेलरेशन इंक्रीज़ कर रही है. आई नो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, सो आई एम गोना एक्सप्लेन इट अगेन. ठीक है, हमारे पास एक ए है और एक बी है. ए में क्या हो रहा है? इंक्रीज इन एक्सेलरेशन. बी में क्या हो रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर. इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज यूजुअली इस तरीके की चीज़ें आप ए लेवल्स में पढ़ते हो. जैसे मैंने ओ लेवल्स में ये चीज़ नहीं की थी, आई डिड इन ए लेवल्स. हाउएवर सिंस आपको समझाना इम्पोर्टेंट है तो आई एम गोना टेल यू. सही, देखो पहले तो हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशनशिप का रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं. सही, ओके. पहले हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ए. ठीक है, हमारे पास है वेलोसिटी. हम वेलोसिटी की वैल्यूज़ हैं 2, 5, 10,
20, 40। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन तो हो रही है, एक्सेलरेशन तो हो रही है, लेकिन वेलोसिटी किस तरीके से इंक्रीज हो रही है? पहले हमारे पास 3, फिर 5, फिर 10, फिर 20. So the increase of velocity is increasing. समझ आ रहा है आपको? Increase of velocity is increasing. मतलब कि क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू अपॉन टी. अब समझो अगर v हमारे पास 40 हो और u हमारे पास 20 हो, 40 माइनस 20 इज 20 डिवाइडेड बाय, फॉर एग्जाम्पल 1 गिव्स अस 20. मैं आपको एक्सेलरेशन की वैल्यूज लिख देती हूँ. समझे यहाँ पर हमारे पास होगा 5 माइनस 2 गिव्स अस 3, 3 अपॉन 1 गिव्स अस 3. ये समझे ये एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ है बेसिकली, ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ हैं. अगर हम टाइम को 1 के तौर पर लेते हैं, अगर हम टाइम को 1 के तौर पर लेते हैं तो ये हमारे पास सारी एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ हैं. आपको नज़र आ रहा है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है, समझ आ रही है आपको? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, जब 20 से लेकर 40 तक वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई तो एक्सेलरेशन किस तरह आया? 40 माइनस 20 अपॉन 1 गिव्स अस 20. समझ आ रहा है आपको? तो एक्सेलरेशन हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ कर रही है. यही चीज़ हमारे साथ, यही चीज़ हमने कहाँ देखी है? जो ग्राफ में पार्ट ए है उसमें देखी है, हाँ कि नहीं? ग्राफ के पार्ट ए में हमने यही चीज़ देखी है कि इंक्रीज इन एक्सेलरेशन, और इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है. नज़र आ रहा है आपको? एज वेलोसिटी इंक्रीजेस एक्सेलरेशन इंक्रीजेस. अब मैं आपको बी का दिखाती हूँ कि बी में क्या हो रहा है. बी वेलोसिटी इंक्रीज हो, एक्सेलरेशन क्या है इसमें? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब ही ये है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि वेलोसिटी किस तरीके से इंक्रीज हो रही है. पहले हमारे पास है 2, 4, ये वेलोसिटी की वैल्यूज़ हैं, 6, 8, 10, 12, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यूज़. अब हम इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालती हैं. 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, 2 अपॉन 1 गिव्स अस 2. 10 माइनस 8 गिव्स अस 2, 2 अपॉन 1 गिव्स अस 2. तो हर टाइम जब वेलोसिटी चेंज हो रही है हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह रही है. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन भी है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट्स बट इंक्रीज नहीं हो रहा, तो बट कांस्टेंट. अब आप देखें दोनों उसमें जहाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है, आप या तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दोनों में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. नज़र आ रहा है आपको? एक में ऑब्वियसली वेलोसिटी का रेट इंक्रीज होने का ज़्यादा है और एक पे वेलोसिटी का इंक्रीज होने का रेट कम है. अब ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ ग्रेडियंट होती है और इसका रेट ज़्यादा होता है तो वो ऊपर होती है इस तरह. अगर कोई चीज़ ग्रेडियंट है उसका रेट कम है तो वो इस तरह है. आपको समझ आया? तो बेसिकली हमारा ग्रेडियंट किस तरह बनेगा? पार्ट ए में वेलोसिटी का इंक्रीज होने का रेट ज़्यादा है तो वो इस तरह होगा, फिर उसके बाद उसका इंक्रीज होने का रेट कम है तो इस तरह. आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ एनीबडी वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्लीज़ डू बिकॉज आई एम रिमूविंग इट. Let me just delete it. Go back. Oops. Delete this. सही. अब हमने देखा कि हमारा एक्सेलरेशन पार्ट ए में एक्सेलरेशन हमारा इंक्रीज़ कर रहा है और वेलोसिटी का रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है बार बार. इंक्रीज इन वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग. एंड बी में हमारे पास एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है. तो हम वेलोसिटी किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? हमने अभी बात की थी इस बारे में कि ए में हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन उसका इंक्रीज़ का रेट ज़्यादा है. लेट मी जस्ट गेट अ रूलर. और बी में हमारे पास उसमें भी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है लेकिन स्पीड या वेलोसिटी की इंक्रीज़ होने की रेट कांस्टेंट है. जैसे यहाँ पर वेलोसिटी का रेट समझे इतना है, रेट ज़्यादा है, और फिर आगे जाकर रेट इंक्रीज़ का कम हो रहा है. दोनों जगह हमारे पास स्पीड इंक्रीज़ कर रही है लेकिन एक जगह उसका इंक्रीज़ होने का रेट ज़्यादा है दूसरी जगह से. ठीक है. Okay, next. Sometime later, the rocket is far from Earth. The effect on Earth's gravity on the motion of the rocket is insignificant.
As a rocket accelerates, its momentum increases. State the principle of conservation of momentum. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मोमेंटम का क्या होता है. फॉर एग्जांपल मोमेंटम जब कंजर्व हो रहा होता है तो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है. ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है और जो टोटल मोमेंटम होता है उसमें हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, सो इन एन आइसोलेटेड system, total momentum remains constant. ठीक है, next. Explain how the principle of conservation of momentum applies to the accelerating rocket and the exhaust gases. अब आपको पता है मोमेंटम आपका दोनों तरफ होता है, एक समझो राइट की टुवर्ड्स जा रहा है, एक की डायरेक्शन लेफ्ट की टुवर्ड्स है, समझ आ रहा है. लेकिन कंजर्व हो रहा है तो मतलब कि टोटल आपका वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है, या इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज नहीं होता. तो हमारा रॉकेट ऑब्वियसली वो अपवर्ड्स मूव कर रहा है और जो हमारी गैसेस हैं वो नीचे की टुवर्ड्स इजेक्ट हो रही हैं. तो अपवर्ड का जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा टू द मोमेंटम ऑफ द गैसेस जो नीचे की तरफ जा रहा है. समझ आ रही है आपको? तो हम इसको लिखते हैं, रॉकेट gains upward moment, खुद ही भूल गई, and gas gains equal quantity of motion in opposite, या तो आप ऑपोजिट भी लिख सकते हैं या डाउनवर्ड्स भी लिख सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ये we're done with this question. Now question number 2. Figure 2.1 shows a sign that extends over a road. अब हमारे पास इसमें ड्राइंग में क्या है देखते हैं. हमारे पास एक सपोर्ट पोल है, वी हैव अ साइन, we have a concrete block on one side, और फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ measurements दी हुई हैं. ठीक है, हमारे पास weight भी दिया हुआ है कि weight कहाँ पर आ रहा है. The mass of the sign is 3.4 into 10 to the power 3 kgs. अब हमें इसका क्या निकालना है, weight. weight का फॉर्मूला क्या है, W is equals to mg. तो क्या करना है, हमने बताया कि हमें बताया जाता है हमेशा g को हम 10 के तौर पर लेते हैं, even though it's 9.81, just take it as 10. तो हम करेंगे 3.4 into 10 to the power 3 into 10. So basically हमारे पास आ जाएगा 3.4 into 10 to the power 4 newtons. Do not forget the symbol. Next, the weight of the sign acts at a horizontal distance of 1.8 from the center of the support of the post and produces a turning effect about point P. तो हमारे पास जो weight है, बताया जा रहा है वेट है, ये सेंटर सपोर्ट पोस्ट के सेंटर से 1.8 मीटर की दूरी पे हमारा इसका साइन का वेट डाउनवर्ड्स आ रहा है. एंड पी पे हमारे पास क्या होता है, एक बेसिकली पिवट के तौर पे एक्ट कर रहा है और टर्निंग इफेक्ट आ रहा है. समझ आ रहा है, मतलब डाउनवर्ड्स की तरफ टर्निंग इफेक्ट आ रहा होगा और ये हमारे पास पिवट के तौर पे एक्ट कर रहा है इस तरीके से. Point P is at a horizontal distance 1.3 from the center of the support pole. Calculate the moment about P due to the weight of the sign. So, moment का formula क्या है हमारे पास? Moment है F is equals to F into X. अब obviously हमारे पास F क्या है? Force हमारी ये है 3.4 into 10 to the power 4. हाँ कि नहीं? और X क्या है हमारे पास? Distance क्या है? आप देखें कि जो ये है ना, जैसे हमारे पास जो फोर्स और पिवट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम काउंट करते हैं. तो फोर्स तो हमारी यहाँ पड़ रही है और पिवट हमारा यहाँ है. सो इट्स गोना बी 1.8 माइनस 1.3, तो बी 0.5 हमारी डिस्टेंस. लेट मी जस्ट राइट द फॉर्मूला. मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है, तो हमारी फोर्स क्या है, 3.4 into 10 to the power 4 और डिस्टेंस हमने अभी निकाली है 0.5 मीटर्स है. अगर सेंटीमीटर होती तो हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है,
आंसर आ रहा है हमारे पास 1.7 into 10 to the power 4 Newton meters. Newton meter क्यों? क्योंकि ये force into distance है, so newtons into meters. Next. A concrete block is positioned on the other side of the support post with its center of mass at a horizontal distance of 70 centimeter from the center of the support pole. State what is meant by center of mass. The point where all the mass is considered to be concentrated, जहाँ पर उसका main weight आ रहा होता है. The point where all the weight is at, basically. So हम लिखेंगे the point where all the mass can be considered to be concentrated. ठीक है? The weight of the concrete block produces a moment about point P that exactly cancels the moment brought upon by weight W. तो weight W क्या कर रहा था? इस तरीके से moment produce कर रहा था नीचे की तरफ. बट जो हमारे पास कॉन्क्रीट ब्लॉक भी है वो ऑपोजिट पे मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है कि ये वाली मोमेंट जो साइन प्रोड्यूस कर रही है वो कैंसिल हो रही है. ओके, कैलकुलेट द वेट ऑफ दिस कॉन्क्रीट ब्लॉक. अब क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों में हमारे पास सेम मोमेंट है. मोमेंट ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ द साइन, बट ऑब्वियसली ऑपोजिट वे में. तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स थी, क्या थी? फोर्स थी हमारे पास 3.4 इंटू 10 to the power 4 और हमारे पास डिस्टेंस थी 0.5. तो हमारे पास इस तरफ की मोमेंट क्या थी? हमारे पास 1.7 इंटू 10 to the power 4. 1.7 इंटू 10 to the power 4. और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है जो हमारे पास उसकी वजह से मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है? हमारे पास डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? आप सोचें, विल इट बी 70 सेंटीमीटर्स और विल इट बी 70 सेंटीमीटर्स प्लस 1.3 मीटर्स? It will be 70 centimeters plus 1.3 meters because हमेशा फोर्स और पिवट के बीच की डिस्टेंस हम निकालते हैं. So 1.3 meters plus 0.7 meters because वो हमारे पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है. तो बेसिकली हमारे पास 2 meters हो गए. So it will be हमारे पास फोर्स या वेट ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई 2. तो फिर आपको इसको यहाँ क्या करना है? 2 को ले जाकर डिवाइड करना है और आंसर आ जाता है हमारे पास 8.5 into 10 to the power 3 newtons. The concrete block is removed. The sign and the support post rotate about point P in a clockwise direction. तो क्या किया? इस अगर ब्लॉक को हम रिमूव कर दें तो क्या होगा? ये मोमेंट एक्ट करेगी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये साइन नीचे की तरफ गिरेगा और P पे हमारे पास पिवट होगा. मैंने आपको एग्जैक्ट ये चीज़ बताई थी. तो क्या लिखा हुआ है? State and explain what happens to the moment about point P due to the weight of the sign as it rotates. Moment क्या होगी? As it rotates, rotate होगा. ठीक है, समझे? rotate हो रहा है. तो अगर ये rotate हो रहा है तो हमारा W क्या करेगा? जैसे समझे, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ. ये हमारा point P था ना, ये point P है, ये भी point P यहाँ पर है. ठीक है, और ये हमारा स्टैंड यूँ है. मुझे ड्रॉ करने नहीं आ रहा, कोई बात नहीं. ये हमारा स्टैंड यू है. ठीक है, ये जो हमारा साइन, बल्कि वहाँ से नहीं था, कहाँ से था? हाँ, ये जो हमारा साइन है, बल्कि मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर दूँ. ये जो हमारा साइन था, ये हमारा साइन यहाँ नज़र आ रहा है आपको? तो इसका W कहाँ जाएगा? W इसका कहीं यहाँ पर आ रहा होगा और हमारी डिस्टेंस बन जाएगी ये. आपको नज़र आ रहा है कि ऑल्दो मैंने ड्राइंग स्केल में नहीं की, ठीक है, जो स्केल इसकी है वो स्केल इसकी नहीं है, फिर भी आपको नज़र आ रहा है कि जो ये डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है उसमें कितना बड़ा फ़र्क है. हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? बिटवीन फोर्स एंड योर डिस्टेंस, सॉरी आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन योर फोर्स जहाँ पर एक्ट कर रहा है एंड योर पिवट, वो इंक्रीज़ करिए जैसे वो गिर रहा है. तो क्या होगा? हमारे पास मोमेंट में भी इंक्रीज़ होगा. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दैट. मैं फिर भी लिख रही हूँ यहाँ पर. Say what happens to the moment above point P as the weight of the sign as it rotates. As it rotates हम लिखेंगे as the sign rotates
perpendicular distance between what is it called, I forgot it, wow, center of mass, sorry. between center of mass, ये तो फिर जहाँ पर हमारा weight करता है, where weight exists and pivot increases. इसकी वजह से क्या होता है, सॉरी इसको हम लाइन ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, जहाँ पर ऑब्वियसली वेट रहा होता है, सॉरी फॉरगॉट. तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास मोमेंट increases. Okay, I think we're done with that question. Now question number 3. A cube of side 0.04 meters is floating in a liquid of container. Figure 3.1 shows the surface of the liquid is 0.028 meters above the level of the bottom face of the cube. ठीक है. Basically बोला क्या जा रहा है कि हमारे पास क्यूब है, उसकी एक साइड है 0.04 मीटर्स, मतलब उसकी सारी साइड्स ऑब्वियसली 0.04 मीटर्स होंगी बिकॉज इट्स क्यूब. वरना बोला जाता है कि इट्स अ प्रिज्म, इट्स अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, अगर सारी साइड्स इक्वल नहीं होती. एंड ये जो लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड है, ठीक है, जो हमारा क्यूब है उसके सबसे बॉटम से लेके 0.028 मीटर्स तक जो हमारा लिक्विड है उसकी सरफेस है. ठीक है, ये मैं दिखाया हुआ. लिक्विड की सरफेस कहाँ है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्यूब एंड 0.02 मीटर्स अबव उसके हमारे पास सरफेस है. The pressure of the air above the cube exerts a force on the top face of the cube. The valve is closed. Explain in terms of molecules how the force due to the pressure of the air is produced. अब एयर के प्रेशर से फोर्स किस तरीके से प्रोड्यूस होती है. क्या हो रहा है, हमें ऊपर एयर की वजह से प्रेशर लग रहा है हमारे क्यूब पे, ठीक है, और अभी वाल्व बंद है. जो वाल्व खुलेगा तो क्या होगा, वाटर और लिक्विड वो पंप आउट इन दिस वे. तो प्रेशर किस तरीके से लग रहा है, ऑब्वियसली एयर से प्रेशर आ रहा है तभी वो इस तरीके से होगा ना. तो एयर किस तरीके से प्रेशर करता है, पहले तो एयर मॉलिक्यूल्स मूव एंड collide with each other. Next क्या होता है, they also collide with the upper surface of the cube. They collide with upper surface of the cube. क्या होगा, अगर वो collide करेंगे क्यूब के upper surface से, क्या होगा, उस पर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होगा, उनका मोमेंटम चेंज होगा. क्योंकि उन पर फोर्स लग रही है, तो उनका मोमेंटम चेंज होगा, तो उसमें क्या होगा, इम्पल्स लगेगी. सही है, उसकी वजह से फोर्स ऑब्वियसली प्रोड्यूस हुई, इम्पल्स फोर्स. सही, तो हम लिखेंगे इम्पल्स exerted on surface, या ये भी बोल सकते हैं molecules momentum changes. और आपको पता है मॉलिक्यूल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स. इस वजह से हमारे पास ऊपर फोर्स लग रही है. ठीक है, मैंने आपको वही बोल दिया था, इम्पल्स. नेक्स्ट, the density of the liquid in the container is 1500 kg per meter cube. Calculate the pressure due to the liquid at a depth of 0.028 meters. अब हम प्रेशर ड्यू टू लिक्विड किस तरीके से निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला इज इक्वल्स टू प्रेशर इज इक्वल्स टू रॉ GH. अब रॉ हमारे पास ऑब्वियसली क्या होता है, डेंसिटी होती है. ठीक है, तो रॉ हमारे पास है 1500, G है 10 और हाइट कितनी है मीटर्स में हमारे पास 0.028. तो यहाँ आंसर आ रहा है 420 pascals. The force at the bottom face of the cube is caused by the pressure due to the liquid. ठीक है,
अब नीचे जो हमारी फोर्स लग रही है caused by the cube due to the pressure of the liquid, उसको हम फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स अभी से हमारे पास होता है F फोर्स इज इक्वल्स टू, जैसे हमारे पास होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, हाँ कि नहीं? तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया. अब एरिया किस तरीके से निकालेंगे? हमें पता है कि क्योंकि क्यूब है तो सारे हमारे पास मेजरमेंट्स होंगे 0.04. तो पहले तो प्रेशर लिख देते हैं, हमारे पास है 420 और 0.04 है, हाँ, स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया. सही. तो यहाँ आंसर आ रहा है हमारे पास 0.67 न्यूटन्स. Okay. The valve is opened and the liquid is pumped into the container. The surface of the liquid rises a distance of 0.03 meters. अच्छा, तो हमने पहले गलत डेटा किया था. पंप, जैसे पंप दिखाया हुआ है ना, पंप दिखाया हुआ है मतलब कि लिक्विड अंदर की तरफ आ रहा है. जब वाल्व खुलेगा तो अंदर की तरफ और लिक्विड पंप किया जा रहा है. और हमने क्या बोला कि वो इतना इंक्रीज़ हो गया, कितना इंक्रीज़ हो गया? The surface of the liquid rises a distance of 0.034 meters. अच्छा, surface increase करती है by 0.0, सही है. यहाँ पर increase करती है by 0.034 meters. सही. अब obviously इन दोनों का अगर हम ऐड कर दें बन जाएगा 0.6 समथिंग बन रहा है. तो ये ऑब्वियसली हमारे क्यूब के ऊपर चलेगा क्योंकि क्यूब की साइड है हमारे पास 0.04 है. तो अगर ये 0.6 समथिंग बन रहा है तो वो क्यूब के ऊपर चले जाएगा पानी का लेवल. ठीक है, ये लिक्विड का लेवल जो भी हमारे पास है. तो द क्यूब रिमेन्स फ्लोटिंग इन द लिक्विड. सही. with its bottom face 0.2 meters below the surface of the liquid. सही. तो क्योंकि हमारे पास ये ऊपर गया तो क्यूब क्या करता है? क्यूब हमारा ऊपर आ गया लिक्विड के, लेकिन अभी भी इसका ये जो हमारे पास लिक्विड का लेवल है और क्यूब का बॉटम है ये अभी भी 0.028 मीटर्स पे ही है. समझ आ रही है आपको? लेकिन जो ये नीचे का एरिया था ना ये ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो गया. पहले तो इतना सा था, अब ये इतना इंक्रीज़ हो गया. बाय हाउ मच? कितना इंक्रीज़ हुआ? बाय 0.034 मीटर्स. अब हमसे पूछा क्या गया है? Calculate the work done on the cube by the force in B1. अब work done का फॉर्मूला क्या होता है? Work done is equals to force into distance. ठीक है, तो हमारी force distance हमें पता है कि 0.036 है और जो force नीचे की तरफ पड़ रही है वो हमने अभी ऊपर निकाली थी 0.67. तो work done is equals to force into distance. Distance हमें पता है कि ये मैं distance लिख रही हूँ 34 और हमने अभी फोर्स की वैल्यू निकाली थी 0.67. तो आंसर आ रहा है 0.023 joules. Say one reason why this is not an efficient method of lifting up the cube. Obviously हम जैसे ही लिक्विड डालते जा रहे हैं तो वो क्यूब रेज होता जा रहा है इवन तो लिक्विड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो फ्लोट ही कर रहा है. लेकिन इट्स नॉट एन एफिशिएंट मेथड. इसमें काफ़ी एनर्जी ज़ाया हो रही है. क्यों? बिकॉज इसमें क्या हो रहा है? लिक्विड भी लिफ्ट हो रहा है, पहला रीज़न. सेकंड, हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही है जब फ्रिक्शन हो रहा है बिटवीन द लिक्विड एंड द कंटेनर, उसमें भी हीट लॉस हो रहा है. तो आई थिंक ये ज़्यादा सिंपल रीज़न है. हीट एफिशिएंसी की जब भी मेथड आती है ना वो उसमें पावर या वर्क डन की बात आती है, एनर्जी की, कि आपकी एनर्जी इसमें सेव नहीं हो रही है. दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर एनर्जी, फॉर योर पावर, फॉर योर वर्क डन. तो हम लिखेंगे हीट लॉस या energy loss due to friction between liquid and container. Say? Okay, we're done with this question. Question number 4. Gas of mass 0.23 grams is trapped in a cylinder by a piston. The gas is at atmospheric pressure, which is 1 × 10⁵ pascals. Figure 4.1 shows the piston held in position by a catch. ठीक है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक पिस्टन है और उसके अंदर हमने गैस भरी हुई है
गैस यहाँ है और ये हमें गैस का मास दिया हुआ है, ठीक है। एंड हमें बताया गया है कि द गैस इज़ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमें यहाँ पर गैस की वॉल्यूम भी दी हुई है। An electric heater is used to increase the temperature of the trapped gas. अब आपको पता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, और प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब कि प्रेशर यही रहेगा, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, और प्रेशर कांस्टेंट है और हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगी, बिकॉज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज लॉन्ग एज प्रेशर इज़ कांस्टेंट। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर कैच लगाया हुआ है। अगर हमने कैच लगाया हुआ है और हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। आप खुद सोचें, ठीक है। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रहने दे रहे, हम अलाउ नहीं कर रहे हैं कि जो हमारा पिस्टन है वो बाहर के टुवर्ड्स मूव करे और प्रेशर कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो एज यू नो टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो इस जगह में टेम्परेचर की वजह से बहुत प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। अगर हम कैच को रिमूव ना करें और पिस्टन को वहीं रखें, वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, तो जितना टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा। फिर क्या बताया हुआ, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज़ 0.72 joules per gram degree Celsius. Calculate the energy required to increase the temperature of the gas by 550 degrees Celsius. तो एनर्जी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, यूजुअली हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, E is equals to mc delta t, ठीक है। तो E is equals to mc delta t। मास हमारे पास कितना है, मास हमारे पास है 0.23 ग्राम्स, ठीक है। और हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 0.72 जूल्स है, और टेम्परेचर कितना है हमारे पास 550 डिग्री सेल्सियस। PV/nRT में आपको ऑब्वियसली टेम्परेचर केल्विन में लिखना पड़ता है, बट इस वाले में ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी डिग्री सेल्सियस में दी गई है, तो आप डिग्री सेल्सियस में ही 550 लिखें। और यहाँ आंसर आ रहा है 91 joules। The power of the heater is 2.4 volts. Calculate how long it takes for the heater to supply the energy calculated in A. अब आपको पता है कि एनर्जी हमें दी हुई है और एनर्जी हमने निकाल ली है, पावर का हमें बताया गया है, अब हमें क्या निकालना है, टाइम। आपको पता है पावर इज़ द बेसिकली क्या कहते हैं, पावर किसको होती है कि एनर्जी का रेट क्या है, कि एनर्जी हर सेकंड में कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है, उसको हम पावर बोलते हैं, ठीक है। सो P is equals to E/T, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है T, सो T will be E/P। एनर्जी हमारी है 91 जूल्स और पावर हमारे पास है 2.4, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 38 seconds. In practice, it takes much longer to increase the temperature of the gas by 550 degrees Celsius by using this heater. Obviously क्योंकि heat losses होंगी तो पूरी की पूरी heat जो heater provide करता है वो हमारा temperature increase होने के लिए नहीं use होगा, सही है। तो हम इस obviously हम बोलेंगे कि thermal energy lost as temperature of cylinder या आपका piston या आपकी surroundings also increase, ठीक है। Next, when the temperature of the gas has increased by 550 degrees Celsius, its new pressure is 2.9 to 10 to the power 5 pascals. The catch is then released. मैंने आपको जैसे बताया था कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया हमने बाय 550 डिग्री सेल्सियस और हमारा प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया फ्रॉम रूम टेम्परेचर, आई मीन फ्रॉम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 2.9 पे चले गया. The catch is then released, allowing the piston to move.
एज द पिस्टन मूव द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो अगर हम वॉल्यूम को फिर इंक्रीज़ कर देंगे, पिस्टन को अलाउ करते हैं मूव करने के लिए, तो उससे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हमारे पास एक बॉयल्स लॉ होता है और एक चार्ल्स लॉ होता है। बॉयल्स लॉ होता है वॉल्यूम और प्रेशर का, चार्ल्स लॉ होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। दिस इज बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देंगे, अगर हमने पिस्टन को खोल दिया, तो उसमें क्या होगा, डायरेक्टली ही प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। State and explain what happens to the piston. Obviously, the piston moves to the right, ठीक है, due to the great pressure built by the temperature increase of the gas. अब ये भी लिख सकते हैं कि resultant force राइट की टुवर्ड्स होती है, सही है, क्योंकि ऑब्वियसली पिस्टन हिल रहा है, पिस्टन राइट के टुवर्ड्स जा सकता है, तो वो उसके टुवर्ड्स ही पुश करेगा ना अपनी वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए, प्रेशर रिड्यूस करने के लिए। उसको अपना प्रेशर रिड्यूस करना है किसी ना किसी तरीके से। तो अगर पिस्टन मतलब फ्रीली मूव कर सकता है, तो वो किस तरीके से अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा, प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा, साथ साथ उसको राइट के टुवर्ड्स मूव करके। उसमें क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, प्रेशर रिड्यूस होगा। जिस जगह पे भी प्रेशर हाई हो जाता है, वो हमेशा जगह कोशिश करती है कि वो अपने प्रेशर को रिड्यूस करें। जैसे फॉर एग्जांपल बलून, उसमें आपने इतनी हवा भर के उसके अंदर बहुत प्रेशर बिल्डअप हो गया, वो कोशिश यही करेगा कि वो क्या करे, प्रेशर को रिलीज़ कर दे। समझ आ रही है? Resultant force to the right. Next, determine the volume of the gas when the piston stops moving. अब ये हम किस तरीके से निकालेंगे, आपके पास फॉर्मूला होता है P1 V1 is equals to P2 V2। पहले हमारा प्रेशर क्या था, हमारा नॉर्मल प्रेशर था अराउंड हमें क्या निकालना है, हमें जो सेकंड वॉल्यूम है वो निकालनी है। So V2 is equals to P1 into V1 upon P2। पहला हमारा प्रेशर क्या था, हमारा प्रेशर था जो हमने अब मतलब बिल्ड किया है, ये हमें दिए वो ऊपर 2.9 into 10 to the power 5। This is before the piston was opened। और वो क्या था, वॉल्यूम क्या थी हमारे पास, ऊपर दी हुई हमें वॉल्यूम, हाँ 1.9 into 10 to the power 5, 10 to the power -4 into 1.9 into 10 to the power -4। ये तब था जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया और प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, लेकिन वॉल्यूम वही थी, कांस्टेंट थी। और जो अब प्रेशर होगा, अगर हम पिस्टन को रिलीज़ करेंगे तो क्या प्रेशर बन जाएगा, वापस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाएगा वो। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 into 10 to the power 5 pascals। आप इसका कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आएगा 5.5 into 10 to the power -4 meters cube। वॉल्यूम हमेशा कोशिश करता है मीटर क्यूब में दे, यहाँ पर भी हमारी ये मीटर क्यूब में ही वॉल्यूम थी जो ऊपर दी हुई थी। And done with that question. Next, liquids and gases are two states of matter. In both boiling and evaporation, a liquid changes into a gas. State two ways in which boiling differs from evaporation. Obviously evaporation में क्या होता है, जो हमारे surface पे high energetic molecules होते हैं वो liquid की attraction break करके gas में convert हो जाते हैं, ठीक है, और वो किसी भी temperature पे हो सकती है evaporation। लेकिन boiling point सिर्फ एक specific temperature से throughout the liquid, चाहे ऊपर हो नीचे हो, molecules energy gain करके gas में convert हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, ठीक है, state two ways in which boiling differs from evaporation। पहली तो बात ये है, ठीक है, कि बॉइलिंग में क्या होता है कि इट occurs throughout the liquid, लेकिन evaporation सिर्फ ऊपर की तरफ होती है। So occurs throughout the liquid। एक और चीज़ ये है कि बॉइलिंग एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट पे होती है, बट इवेपोरेशन किसी भी उसमें हो सकती है। इवन व्हेन यू नो फॉर एग्जांपल आइस इज फ्रीजिंग, इज बेसिकली सबलाइमिंग।
सब्लिमेशन हो रही होती है तो उसमें इवेपोरेशन ही हो रहा होता है ना एक तरीके से, बिकॉज वो रिलीज़ हो रहा होता है, हालांकि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता। समझ आ रही है आपको? occurs at a specific temperature। और कुछ है, हाँ, हम जब इवेपोरेशन होती है तो वो ऑब्वियसली हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव करते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी कम होती है, हमारे जो बचा हुआ लिक्विड होता है उसकी एनर्जी कम होती है। जब बॉइलिंग होती है तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बचे हुए लिक्विड की एनर्जी कम हो गई, तो हम ये लिख सकते हैं कि डज नॉट रिड्यूस लेफ्ट ओवर एनर्जी, या भी लिख सकते हो doesn't produce cooling effect। ठीक है, next, before ejecting a patient, a doctor wipes a small amount of a volatile liquid on the patient's skin। Explain in terms of molecule how this procedure cools the patient's skin। ऑब्वियसली इवेपोरेशन बता रहा है, हमें बताना है कि इवेपोरेशन के थ्रू कूलिंग इफेक्ट किस तरीके से होता है। ठीक है, तो हम पहले बोलेंगे ऑब्वियसली द एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द लिक्विड बाय ओवरकमिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहला, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द लिक्विड by breaking intermolecular bonds। ठीक है, इसमें क्या होगा कि molecules left behind are now consisting of a lesser kinetic energy। molecules left behind have लो, आपको काइनेटिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं लिख दूँगी एनर्जी लेफ्ट। इसमें क्या होगा, क्योंकि इनके पास कम एनर्जी है, काइनेटिक डायरेक्टली एनर्जी डायरेक्टली टेम्परेचर, ये थर्मल एनर्जी से रिलेटेड होती है, तो टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग लिक्विड डिक्रीजेस। डिक्रीजेस, और इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो एनर्जी अब क्योंकि ये टेम्परेचर कम हो गया तो थर्मल एनर्जी कहाँ से फ्लो करेगी इसके अंदर, फ्रॉम द बॉडी। थर्मल एनर्जी देन फ्लोज फ्रॉम द बॉडी इनटू द लिक्विड, बिकॉज लिक्विड का टेम्परेचर कम हो गया, तो उसको अब थर्मल एनर्जी चाहिए ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आए। ठीक है, हम लिखेंगे gained by liquid comes from skin या body। Gases can be compressed but liquids are incompressible। Explain in terms of molecules why liquids are incompressible। ऑब्वियसली गैसेस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो आप उनको पुश करके कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड्स के बीच में इतना स्पेस नहीं होता। ठीक है, तो हम लिखते हैं मॉलिक्यूल्स आर टचिंग, या आप ये भी लिख सकते हैं कि इनमें के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है, नो स्पेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। एंड क्या होता है, लार्ज रिपल्सिव। अब ऑब्वियसली समझो आप दो इंसान हैं, दो इंसानों को आप दबा रहे हो, ऑब्वियसली दब तो नहीं जाएंगे ना एक साथ, दिल बी लाइक अ रीबाउंड और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन ईच अदर, जो प्रिवेंट करेगा कि दोनों बिल्कुल कंप्रेस ना हो जाए। ठीक है, फोर्सेस व्हेन मूव्ड क्लोजर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6। Okay. Green light of frequency 5.7 into 10 to the power 14 hertz is traveling in air
एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ meters per second. फ्रीक्वेंसी दे दी, स्पीड दे दी, ठीक है. The light is incident on the surface of a transparent solid. Figure 6.1 shows the wavefronts and the direction of travel of light in the air. The light travels more slowly in the transparent solid. Explain in terms of wavefronts why the light changes directions when it enters a solid. You may draw on figure 6.1 as a part of your answer. इसमें क्या होगा, क्योंकि हमें बता रहा है कि लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है. अगर लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है तो उसका क्या मतलब होगा कि उसमें जो उसकी डेंसिटी है वो ज़्यादा है सॉलिड की देन एयर, राइट. द मीडियम इज़ मोर डेंसर देन सॉलिड. उसमें एनर्जी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी. तो अब हमें बताना है कि वाई अब लाइट ऑब्वियसली इसी वजह से लाइट की डायरेक्शन भी चेंज होती है. तो पहले तो हम इस बारे में एक्सप्लेन करते हैं. पहले हम ड्रॉ करते हैं. ओके, ये मैंने रिफ्रैक्टेड लाइट ड्रॉ कर दिया. अब मैं आपको इसका ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन दूंगी. देखें, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है. नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रेट अप वर्टिकल फॉर्म होता है जहाँ पर हमारा जो हमारी लाइट होती है बेसिकली वो हिट कर रही होती है सॉलिड को. तो वो यहाँ हिट कर रही थी, तो मैंने इस पर डायरेक्टली एक नॉर्मल बना लिया. अब नॉर्मल के बाद लाइट इस तरीके से जो ना फॉरवर्ड आनी चाहिए थी, मतलब समझें. बट बात यह है क्योंकि ये एक डेंसर मीडियम में जा रही है फ्रॉम एयर टू सॉलिड, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी. और स्लो होगी इस वजह से वो क्या हो रहा है, हमें पता है कि व्हेन इट मूव्स फ्रॉम लेस डेंसर मीडियम टू अ मोर डेंसर मीडियम इट मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो उसको यहाँ होना चाहिए था, बट वो नॉर्मल के टूवर्ड्स हमारा जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो मूव होगी बेसिकली. तो इस वजह से ये इस तरीके से फॉर्म हुआ है हमारे सॉलिड के अंदर. अब हमें वेव फ्रंट्स के टर्म्स में एक्सप्लेन करना है वाई द लाइट चेंजेस द डायरेक्शन एज इट एंटर्स. तो मतलब एंटर होते ही उसने डायरेक्शन क्यों चेंज की, ठीक है. तो हम बताएंगे. सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे आपको दिख रहा है लाइट एंटर हो रही है यहाँ पर ऊपर, एक मिनट, यहाँ पर ऊपर, तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पूरे में जो ना ये लाइट रिफ्रैक्टेड हो गई है, लेकिन ये एक ही साइड का है, ये एक ही साइड का वेव फ्रंट है. समझ आ रहा है आपको. दूसरी साइड देखें अभी तक इंटैक्ट है, बाहर है. तो हमें पहले ये बताना, एक्सप्लेन करना है कि एज इट हिट्स ये क्यों फ़ौरन से इसकी डायरेक्शन चेंज होती है. वह तो बात यह है, वन साइड ऑफ द वेव फ्रंट हिट्स द सॉलिड फर्स्ट. ठीक है. अब ये जो साइड है, ठीक है, दिस साइड स्लोज डाउन फर्स्ट. तो ये साइड पहले एंटर हुई, इसने स्लो डाउन पहले किया, और क्या होगा, इसका एंगल चेंज होगा. समझ आ रही है आपको. इसका एंगल ऑफ वेव फ्रंट चेंजेस. तो हम बोलेंगे एंगल ऑफ दिस चेंजेस. समझ आ रही है आपको. तो बेसिकली क्या हो रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेव फ्रंट आर डिलेड ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द रे ऑफ लाइट. ठीक है. नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सॉलिड इज 1.3. द लाइट इज इंसिडेंट टू द सर्फेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 67 degrees. कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r. तो 1.3 हमारे पास है, और साइन इंसिडेंट हमारे पास क्या है, साइन 67 डिग्रीज अपॉन साइन r. इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे. सो साइन r इज इक्वल्स टू साइन 67 अपॉन 1.3. तो यहाँ पर आप कैलकुलेशंस करें और आंसर यहाँ पर आ रहा है 45 डिग्रीज, नहीं 50 डिग्रीज. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 0.71 साइन r इज इक्वल्स टू. तो फिर r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन इन्वर्स करेंगे, 0.71 करेंगे. सही. तो ये आंसर हमारे पास आ गया 45 डिग्रीज. और मैंने आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल
45 डिग्री से ही बना है। नेक्स्ट, डिटर्मिन द वेव लेंथ। अब हमें वेव लेंथ निकालनी है। हमारे पास स्पीड है v इज इक्वल्स टू एफ लाना है ना, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास है, तो हमें क्या निकालना है, हमें स्पीड निकालनी है, वेव लेंथ निकालना है। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू v अपॉन एफ। ठीक है, तो हमारे पास v क्या है, इधर तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू c अपॉन n। ठीक है, पर मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया बिकॉज मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है। तो v हमारे पास अभी हमने निकाला था 3 × 10⁸, जो हमारे पास इसके अंदर सॉलिड के अंदर जो इसकी स्पीड आ गई है वो देखो, और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी 5.7 × 10⁴। बल्कि नहीं, पहले हमें इसकी फ्रीक्वेंसी, हमें सॉलिड के अंदर की स्पीड निकालनी पड़ेगी। हमारे पास फ्रीक्वेंसी है लेकिन सॉलिड के अंदर की स्पीड नहीं है। सॉलिड के अंदर का हमने ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लिया है, अब हमें अंदर की स्पीड निकालनी है। अब हम स्पीड निकालेंगे थ्रू, ये हम इस तरह करेंगे, रुके, पहले हम स्पीड निकालेंगे इज इक्वल्स टू c अपॉन n। ठीक है, तो हमारी पुरानी जो स्पीड थी वो क्या थी, वो हमारे पास थी 3 × 10⁸ अपॉन n। हमारा क्या निकला था 1.3 ऊपर दिया गया था, तो आंसर हमारा आ रहा है 2.3 × 10⁸। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि हम इसको डिवाइड करेंगे। हमारे स्पीड निकल गई लाइट की इन दिस सॉलिड, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 2.3 × 10⁸, क्या था 10⁸, नहीं, हाँ 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ये रही, मीन क्या थी, हाँ अराउंड, लेट मी जस्ट चेक योर, 5.7 × 10⁻14। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 4.0 × 10⁻⁻7 मीटर। लेट मी जस्ट चेक कि ये फ्रीक्वेंसी यही थी, हाँ 5 × 7 × 10⁻। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी भी आ गई यहाँ पर, 14 था ये, 14। सो ये फ्रीक्वेंसी है, हमने स्पीड निकाली उसके अंदर, सॉलिड के अंदर, यूजिंग आवर इनिशियल स्पीड एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इस तरीके से सॉलिड के अंदर की स्पीड निकाली और फिर उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया, बिकॉज चाहे लाइट की स्पीड कम हो रही हो, ज़्यादा हो रही हो, कुछ भी, उसकी फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी ना, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन तो एक ही जगह से हो रही है, फ्रीक्वेंसी कहाँ से चेंज होगी। समझ आ रही है आपको। तो ये हमारे पास इसका वेव लेंथ आ गई। नेक्स्ट, Figure 7.1 shows a circuit diagram that includes a component X. ये हमारे पास component X दिया हुआ है। अब क्या बोला गया हमें, State the name of the component X. आपको समझ आ रहा है कि that this is a thermistor. ठीक है, इस तरीके के मैं आपको बता देती हूँ। This is a thermistor, this is a rheostat. इस तरीके से हो जाता है ये, हमारे पास बेसिकली LED होती है, बेसिकली नो सॉरी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है। ठीक है, हाँ तो LER वो सही। अब हमें क्या बोलना है, मैंने बताया भी, मैंने लिखा भी नहीं, वाह ओके। थर्मिस्टर, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक कि आप अपने थॉट्स में इतने गुम हो जाएं कि आप आंसर ही लिखना भूल जाएं एग्जाम में, बिकॉज आई थिंक आई प्रॉब्ली डिड दैट इन O levels, यू नो, आप पहली दफ़ा अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दे रहे होते हैं या IGCSE में, एंड यू बिकम वेरी स्केयर्ड एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, सो प्लीज़ डू नॉट गेट स्केयर्ड, जो होगा वो होगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी इज़ E. ऑब्वियसली EMF इज़ द फोर्स जो हम चार्ज को देते हैं फॉर टू मूव अराउंड द एंटायर सर्किट, sorry, not the force, the energy. So the switch is closed. The potential difference across the 30 ohm resistors is 40 volts. इसके across यहाँ पर हमारे पास है, sorry, V30, हमें बताया नहीं गया कितना है, लेकिन ये है, इसको हमने V30 का नाम दिया, हमने बताया नहीं कि कितना वोल्टेज इसको मिल रहा है। और फिर हमें बताया गया the potential difference across the 20 ohm resistor is V20.
वापस हमें बताया नहीं गया कि कितना वोल्टेज है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंपोनेंट एक्स इज वी एक्स। इसका पॉइंट क्या था बताने का? स्टेट एन इक्वेशन दैट रिलेट्स वी एक्स टू वी 30। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों चीज़ें यहाँ पर पैरेलल में, एक्स भी और ये हमारे पास रेजिस्टर भी, तो इनकी वोल्टेज क्या होगी? इनकी वोल्टेज इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे वी एक्स इज इक्वल्स टू वी 30। अब वी एक्स को ई से और वी 20 से हमें कनेक्ट करना। अब आपको पता है ई क्या होगा? टोटल वोल्टेज होगी जो ई एम एफ है हमारे सेल का। अब टोटल वोल्टेज डिवाइड होगी इंटू दिस एंड इंटू दिस, दोनों कंपोनेंट्स बना के टोटल वोल्टेज बनाएंगे। तो हम लिखेंगे E इज इक्वल्स टू वी एक्स प्लस वी 20। सही? ये तो आप ये भी लिख सकते हैं कि वी एक्स इज इक्वल्स, अगर आपको वी एक्स से शुरू करना है, E माइनस वी 20, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस। अब हमें बताया गया है that the EMF of the battery is 6 volts and the resistance of component X is 15 ohms. Calculate the total resistance of the circuit. ठीक है, अब हमें क्या बताया गया है कि हमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है। पहले तो हम करेंगे कि जो क्या कहते हैं, जो हमारे पास पैरेलल में ना, हम पहले उनका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे हम? ये देखें, वन अपॉन वी जो एक्स है उसका रेजिस्टेंस, अब हमें बता दिया है कि यहाँ पर एक्स का रेजिस्टेंस है 15 ओम, तो 1/15 प्लस 1/30। ये हम पहले पैरेलल का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, इन दोनों का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं पहले। ठीक है, ये 1/r से निकाला जाता है, तो 1/r पहले इसका हमने 15 ओम्स हमें बताया गया और नीचे वाले का 30 ओम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है? 10 ओम्स। एंड ऑब्वियसली सीरीज़ में आप ऐसे ही ऐड कर देते हो, सो 10 ओम प्लस 20 ओम, क्योंकि ये वाला दूसरा वाला सीरीज़ में है इन दोनों के। तो इसका टोटल अगर 10 ओम है और इसका 20 ओम है, तो इन दोनों को क्या करोगे आप? ऐड करोगे। इट गिव्स अस टोटल ऑफ 30 ओम्स। अब हमसे पूछा गया कि एमीटर रीडिंग मतलब करंट कितना है। अगर हमें पूरे उसका वोल्टेज पता चल गया है और पूरे उसका रेजिस्टेंस पता चल गया, तो आई ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। V इज इक्वल्स टू आई आर, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो V हमारे पास कितना है? हमें बताया 6 वोल्ट है और R हमारे पास है 30। द आंसर इज 0.2 एम्पियर्स। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट X इंक्रीजेस। स्टेट व्हाट हैपेंस टू द एमीटर रीडिंग। अब हमें पता है कि X हमारे पास थर्मिस्टर है, तो उसमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्मिस्टर जो होता है वो हमारे पास इट्स अ सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो थर्मिस्टर LED दोनों में हमारे पास क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। तो रेजिस्टेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम बोलेंगे एज टेम्परेचर ऑफ X इंक्रीजेस its resistance decreases। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो क्या होगा? जो टोटल रेजिस्टेंस है ना सर्किट की, वो बेसिकली क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ किस तरह। समझे हमारे पास जो रेजिस्टेंस इसकी 15 ओम थी ना थर्मिस्टर की, समझे हमारे पास वो हो गई 5 ओम। ठीक है, एग्जाम्पल, तो 1/5 प्लस 1/30 हमारे पास आंसर आ रहा है 0.2। इसकी जगह हमारे पास आ रहा है 0.2। ये कितना कम हो गया? अगर ये 5 बन जाता है तो ये देखें ये कितना कम हो जाएगा। बल्कि नहीं, मैं गलत कर रही हूँ, सॉरी, 30/7, हाँ 4 हो जाएगा, सॉरी नॉट 0.2, बहुत ज़्यादा कम है, 4.2 बन रहा है। ये 10 से लेके 4.2 बन गया अगर 15 ओम हमारा 5 में कन्वर्ट हो गया। आपको नजर आया? तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो रही है पूरे सर्किट की। अगर पूरे सर्किट की कम हो रही है टोटल रेजिस्टेंस, लिख देती हूँ, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिक्रीसेस एंड वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज तो कांस्टेंट होती है। ठीक है,
तो एंड वोल्टेज कांस्टेंट, हमारे पास I का फॉर्मूला क्या, I इज इक्वल टू V अपॉन R। अगर V कांस्टेंट रहे और R रिड्यूस हो जाए तो क्या होगा, I इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? V कांस्टेंट रहे लेकिन डिनोमिनेटर कम हो जाए तो वो कम उससे डिवाइड हो रहा है तो I इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर ammeter reading increases. Say, and we're done with this question. Okay, question number 8. A student turns the handle of an alternating current generator. हमारे पास यहाँ पर एक AC जनरेटर है जो बेसिकली AC करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हम यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है हैंडल अटैच्ड है इससे। यहाँ पर हाँ, हैंडल अटैच्ड हमारे AC जनरेटर से। ये बीच में हमारी कॉइल दी गई है। जब हम इसको हैंडल से यूज़ करके फिजिकली रोटेट करते हैं बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है, हमारे पास AC करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, there is an alternating voltage output between the two terminals. Explain why rotating the coil produces an output voltage. अब हम बताएंगे कि AC करंट क्यों प्रोड्यूस होता है। पहले तो हम ये बात करेंगे कि a magnetic field exists from north to south। जो हमारा यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ मतलब मैग्नेट है, यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, फिर हम क्या बोलेंगे, द कॉइल और द कॉइल्स वायर। ठीक है, हम बोलेंगे वो कट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो जब मैग्नेटिक फील्ड है जो कॉइल को लग रही है वो बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, हम बोलेंगे कॉइल, ठीक है, cuts magnetic field while rotating. Therefore, क्या होगा, changing magnetic field, changing magnetic field throughout coil while मूविंग। तो जब हम हैंडल को मूव करते हैं, कॉइल मूव कराता है, उस थ्रू आउट पूरे टाइम हमारे उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही होती है। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, EMF प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लिखेंगे दिस प्रोड्यूसेस EMF, या तो फिर आप वोल्टेज भी लिख सकते हैं, ड्यू टू electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में लिखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, state the position of the rotating coil when the alternating output voltage is at a maximum. जब आउटपुट EMF या आउटपुट करंट सबसे मैक्सिमम पे है तो हम एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों मैक्सिमम पे है। ऑब्वियसली हमें पता है कि ये इस ही पोजीशन पे मैक्सिमम पे होगा। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन पे जो हमारा बेसिकली कॉइल में समझे इलेक्ट्रॉन्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं, वो अपवर्ड टुवर्ड्स मूव करेंगे। एंड दिस इज़ डायरेक्टली व्हाट इट इज़ एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये अपवर्ड पोजीशन। तो सबसे ज़्यादा कट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो रही है। तो हम लिखेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल है, व्हेन हम लिखेंगे व्हेन coil is horizontal, या आप ये भी लिख सकते हैं position shown in diagram. ठीक है, and it cuts the magnetic field the fastest. सबसे तेज़ी से वो मैग्नेटिक फील्ड को काटता है बिकॉज इट्स एग्जैक्टली एट अ राइट एंगल। ठीक है, A lamp and an open switch are connected in series to the output
terminals of the AC generator. तो AC करंट मिल रहा है हमारे लैम्प को और एक ओपन स्विच कनेक्टेड है. The switch is closed and the lamp suddenly lights up. The student has to apply a greater force on the handle. Explain why a greater force is needed to keep the candle lit. Obviously बात है कि जो एनर्जी कैंडल को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जो कॉइल करंट में है, ठीक है, वो यूज़ अप हो रहा है हमारे उसके बाद. समझा? आपने लेंसेज लॉ पढ़ा है, आई डोंट नो अगर आपने पढ़ा है कि नहीं, बट लेंसेज लॉ में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक मोशन है जो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है. अब हम कोई ऐसी चीज़ वो करेगी कि ये मोशन रिवर्स हो और इस तरीके का करंट ना प्रोड्यूस होगा, इसको हमको लेंसेज लॉ बोलते हैं, ठीक है. तो जो करंट आ रहा है कॉइल में, ठीक है, जो करंट कॉइल में आ रहा है उसमें एक फोर्स होगी, वो फोर्स अपोज करेगी ये करंट प्रोड्यूस होने से. बेसिकली जो ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा ताकि वो प्रोड्यूस ना हो. आई नो इट्स कंफ्यूजिंग, बट अगर आपने लेंसेज लॉ पढ़ा, इट्स नॉट कंफ्यूजिंग फॉर यू. जो हमारे पास एसी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो चाह रहा है कि वो प्रोड्यूस ना हो एसी करंट. तो एसी करंट क्या करेगा, एक ऐसी फोर्स प्रोड्यूस करेगा जो उस मोशन को ऑपोजिट करेगी जो उसको एक्चुअली प्रोड्यूस कर रही है. तो हम लिखेंगे, ठीक है, द करंट इन द coil, ठीक है, experiences a force which opposes the change causing it. देखो क्या लिखा है मैंने, जो एसी करंट कॉइल के अंदर है उस पर एक ऐसी फोर्स लगती है जो उस चेंज को अपोज करता है जो उसको कॉज कर रही है. तो कौन सा चेंज करंट को कॉज कर रहा है, हम हैंडल को रोटेट कर रहे हैं तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट में एक ऐसी फोर्स प्रोड्यूस होगी जो हमारे हैंडल के रोटेशन के अगेंस्ट जाए. अब समझ आया आप लोगों को? तो हम बोलेंगे ग्रेटर फोर्स नीडेड to do more work. ठीक है. Question number 9. Okay. Figure 9.1 shows a beam of alpha particles moving towards a thin sheet of gold in a vacuum. ठीक है, हमारे पास गोल्ड शीट है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स थ्रो किए जा रहे हैं, उनकी बीम आ रही है, ठीक है. एंड देन वी हैव डिटेक्टर्स इन द बैक एंड इवन हियर. दिस इज ऑल बीइंग डन इन अ वैक्यूम. Detectors in the region surrounding the thin gold sheet detect the alpha particles and determine the number of particles that travel in various directions. State and explain what can be deduced from the following observations. अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तो आपको पता चलेगा इसका पॉइंट ये था कि हम फिगर आउट कर रहे थे कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है या नहीं, और हमें इससे भी पता चला कि हमारे पूरे एटम का मास सेंटर होता है न्यूक्लियस पे. ये सारी चीज़ें इस एक्सपेरिमेंट्स हमें कंफर्म हुई थी. तो what can be deduced from the following observations? The majority of the alpha particles pass through the gold sheet undeflected and are detected on the further side. अगर ऐसा होता कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स पास कर लेते शीट को, तो उसका क्या मतलब होता कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा है, तभी वो जो गोल्ड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके थ्रू जा रहा है, ठीक है. तो हम क्या डिड्यूस करेंगे, न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल. और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑब्वियसली वेरी फ्यू, जो गोल्ड का, हम गोल्ड के न्यूक्लियस की बात करें कि गोल्ड का न्यूक्लियस बहुत छोटा है, वरना अल्फ़ा पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव है, ठीक है. मैं आपको ध्यान बताती हूँ, अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव है और न्यूक्लियस पॉजिटिव है. अगर न्यूक्लियस बड़ा होता है, समझो बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियस होते तो अल्फ़ा पार्टिकल इनको हिट करके मोस्टली वापस आता, लेकिन क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि अल्फ़ा पार्टिकल थ्रू जा रहा है, तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है
तो अल्फ़ा पार्टिकल्स को जाने का ज़्यादा रास्ता मिल रहा है. समझ आ रही है आपको? वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स हिट, या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं पास नियर टू अ न्यूक्लियस. Next, a small number of alpha particles are detected as they pass through the gold sheet. इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस ऑब्वियसली या तो फिर बड़ा है, ठीक है. सॉरी वेट, क्या लिखा है? A small number of alpha particles are deflected as they pass through the gold sheet. ओके, इसका मतलब ये है कि वो पास कर रहे हैं गोल्ड शीट के, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. वो सीधा सीधा पास नहीं कर रहे, वो पास होके डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं. ऊपर लिखा हुआ है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स पास कर रहे हैं गोल्ड शीट को, लेकिन वो अनडिफ्लेक्टेड हैं. समझ आ रही है? मतलब अल्फ़ा पार्टिकल यूँ जा रहा है, न्यूक्लियस ये रहा, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव है ना, तो ये इससे डिफ्लेक्ट होकर इस तरफ जाता. नीचे वाले में हमें बताया कि डिफ्लेक्शन हो रही है, वो पास कर रहा है और डिफ्लेक्शन हो रही है. मतलब कि न्यूक्लियस छोटा भी है लेकिन पॉजिटिव भी है, तो उसके करीब जाएगा, वो डिफ्लेक्शन होगी. समझ आ रही है? और ये इस वजह से हमने पॉजिटिव लिखा है क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स खुद ही पॉजिटिव है. तो न्यूक्लियस अगर नेगेटिव होता तो वहाँ तो अट्रैक्शन होती है, वो न्यूक्लियस से जाकर चिपक जाता है, लेकिन वो डिफ्लेक्ट होकर दूर जा रहा है. तो हम बोलेंगे न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है. और इसका चार्ज है देयरफॉर पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल experiences a force. Next, a very small number of alpha particles are deflected through a very large angles or return back the way they came. तो इसका क्या मतलब है कि क्या बोला जा रहा है कि बहुत small number of alpha particles are deflected through very large angles और they return back the way they came. इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत डेंस है, क्योंकि इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रही है. वो बहुत ज़्यादा डेंस है, इससे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इससे वो बहुत लार्ज एंगल्स से वो डिफ्लेक्ट कर रहा है. समझ आ रहा है आपको? तो हम लिखेंगे न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस, ये लिखेंगे includes most mass of atom. और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? ऑब्वियसली कि अल्फ़ा पार्टिकल्स deflected by large angles and nucleus of gold stays in place. ठीक है. B. A beam that consists of both alpha and beta particles is passed through a region of space where there is a magnetic field perpendicular to the direction of the beam. मतलब कि अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से होगी, या तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है. State two ways in which the reflection of the alpha particles reflect from that of a beta particles. First of all, obviously कि जो डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, वो बीटा पार्टिकल्स की अल्फा पार्टिकल्स की कम होगी. हमें पूछा हुआ है स्टेट टू वेज इन विच द डिफ्लेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट फ्रॉम द बीटा पार्टिकल्स. मतलब हमें अल्फा पार्टिकल्स के डिफ्लेक्शन के बारे में बताना है. पहले तो लेस डिफ्लेक्शन देन बीटा, और दूसरी बात है दूसरे डायरेक्शन में, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है और बीटा नेगेटिव, ठीक है, इन ऑपोजिट direction to beta particles. I think that's it. Yes, we're done with this paper, P441. Thank you so much for joining us, and I will see you guys for the next video. Love.